हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत है। हम सभी लोग कोशिका से अंग तंत्र पाठ का अध्ययन पिछले 3 पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 में पार्ट 4 में कोशिका से अंग तंत्र पाठ का अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी का सरल और स्वच्छ और साफ तरीके से हम सभी लोग हल करेंगे। देखते हैं, जो इस अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है कि निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न किया है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं, आपके सामने 4 विकल्प दिया हुआ है: मनुष्य, अमीबा, हाथी, बरगद। आप लोग इस पाठ में पढ़ चुके हैं कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य, हाथी, बरगद, ये तीनों होते हैं, यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। परंतु जो अमीबा होता है, अमीबा पैरामीशियम जो होते हैं, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा। क्वेश्चन नंबर ख है कि पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है: कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, उपरोक्त सभी। तो पादप कोशिका की जो प्रमुख विशेषता क्या होती है, यह इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हरित लवक भी पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और बड़ी रिक्तिका भी पाई जाती है जो मध्य भाग में होती है, लगभग मध्य भाग में होती है। और हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही सिर्फ पाई जाती है। तो ये तीनों विशेषताएं जो होती हैं वह पादप कोशिका की होती हैं। अतः इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर ग, जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है: हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, रिक्तिका को, राइबोसोम को। तो बताइए आप सभी लोग। हाँ, आंसर सही हुआ माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन जो है यह जंतु हार्मोन, ऑप्शन दिया हुआ है औषधि, उत्सर्जी पदार्थ या पादप हार्मोन। तो हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्सिन होता है यह पादप हार्मोन होता है। ऑक्सिन को सही उत्तर क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन हो जाएगा। और अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए। जी हाँ, एथिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, जिसका उत्तर एथिलीन हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जंतुओं में हार्मोन्स खाली स्थान है द्वारा स्रावित होते हैं। इस खाली स्थान में आप लोग भर लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों। अंतःस्रावी ग्रंथियों नोट कर देते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों। अंतःस्रावी ग्रंथियों। ग्रंथियों ऐसे लिख लीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों। जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ख है कोशिका सजीवों की। कोशिका सजीवों की एवं इकाई है। तो इसमें भर लेंगे आधारभूत। इसमें भरा जाएगा आपका आधारभूत।
भूत, आधारभूत, संरचनात्मक, कामा जगह भर लीजिएगा, संरचनात्मक, 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 आगे भर लीजिएगा। दूसरे वाले खाली स्थान में एवं, एवं के बाद भर लीजिएगा इसमें कार्यात्मक, इसमें हो जाएगा आपका कार्यात्मक। कार्यात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की आधारभूत, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ग दिया है कि खाली स्थान ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। कौन से ऊतक? जिब्रेलिन ऊतक। ग में भर लेंगे आप जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। कौन सा ऊतक भर लेंगे? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भर लेंगे। ग में आप भर लेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ठीक, आगे है आपका घ नंबर, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में ऊतक सहायता करते हैं। कौन से ऊतक सहायता करते हैं? तो घ में आप भर लीजिएगा एपिथीलियम ऊतक। कौन से ऊतक? एपिथीलियम, एपिथीलियम ऊतक, इसमें भर देंगे एपिथीलियम, एपिथीलियम। शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथीलियम ऊतक सहायता करते हैं। और आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति में अंतिम प्रश्न है, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसमें भर लेंगे आप ऊतक, इसमें आपको क्या भर लेंगे? ऊतक कहते हैं। इस तरह से आप लोगों का रिक्त स्थान की पूर्ति समाप्त हुआ। आगे प्रश्न है मिलान करने वाला। प्रश्न नंबर 3 है कि स्तंभ क के कथनों को स्तंभ ख के कथनों से सम्मिलित कीजिए। स्तंभ क में जो दिया हुआ है, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, मक्खी, तंत्रिका ऊतक, संवहन ऊतक। खंड ख में दिया हुआ है बहुकोशिकीय जीव, संदेशों का संवहन, प्रविभाज्य ऊतक, जाइलम। तो आइए हम सभी लोग इसको मिलान करते हैं। तो जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में जो वृद्धि होती है वह प्रविभाज्य ऊतक में मिला देंगे, उसको मिला देंगे प्रविभाज्य ऊतक, उसको आप मिलान कर देंगे प्रविभाज्य ऊतक से। आगे है मक्खी। मक्खी जो है यह बहुकोशिकीय जीव है। क्या है यह? बहुकोशिकीय जीव है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक यह संदेशों का संवहन का कार्य करता है। संवहन ऊतक को जाइलम से मिला देंगे, संवहन ऊतक को आप जाइलम से मिला देंगे। अर्थात जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि मिलेगा प्रविभाज्य ऊतक से, मक्खी मिलेगा बहुकोशिकीय जीव से, तंत्रिका ऊतक संदेशों का संवहन से, और संवहन ऊतक जो है यह जाइलम से मिला दिया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है कि हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, यह करेक्ट है। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं, यह करेक्ट है। अगला ख है फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, गलत है। फ्लोएम जो होता है यह पादप जंतुओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। यह फ्लोएम जो होता है पादप में पाया जाता है। ग है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, नहीं, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह भी गलत है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, घ नंबर सजीव कोशिका से बने होते हैं, यह सही है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, यह आपका सही है। आगे है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह क्या है? गलत है। सभी कोशिकाओं में नहीं, सिर्फ पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, तो चौथा नंबर का जो प्रश्न है सही गलत का करना है, सही गलत छांटना है। तो हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं, यह सही है। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, यह गलत है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, यह भी गलत है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, यह सही है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह
गलत है, क्योंकि सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी का, प्रविभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं बताइए, यह कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर लिखते समय प्रविभाजी ऊतक की विशेषताएं हेडिंग डाल लेंगे। पहला जो इसकी विशेषता है, प्रविभाजी ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। प्रविभाजी ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है, यह ए कोशिकाएं रिक्तिका विहीन होती हैं। एक की जगह पर ए कर लीजिएगा, ए कोशिकाएं रिक्तिका विहीन होती हैं। उसी में प्रश्न पूछा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रविभाजी ऊतक पादप के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह नहीं रहेगा। प्रविभाजी ऊतक पादप के शीर्ष भाग तथा जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो उत्तर है, पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। और दूसरी जो ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि से क्या होता है, इस ग्रंथि का कार्य क्या होता है कि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। आप लोग वीडियो को रोक के अपना प्रश्न उत्तर पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो हम लोग पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। एक तरफ कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ पादप कोशिका कॉलम, एक तरफ जंतु कोशिका कॉलम बना लीजिएगा। पादप कोशिका में लिखेंगे कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में आप लिखेंगे कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरितलवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरितलवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका वाले कॉलम में लिखेंगे तीसरा सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। चौथा अंतर है, रिक्तिका जो होती है बड़ी तथा संख्या में एक होती है, और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। पादप कोशिका में 5वां नंबर पर है केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और जंतु कोशिका में जो है 5वां नंबर पर अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। इस तरह से आपका 8वें प्रश्न का उत्तर हो गया, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। आप वीडियो को रोक करके अपने नोट्स को बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा है कि केवल चित्र के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सिर्फ चित्र के माध्यम से दिखाना है, तो चित्र के माध्यम से दिखाना है। यह आपका कुछ नहीं है, यह टाइपिंग मिस्टेक है, यह आपका टाइपिंग मिस्टेक है। तो चित्र के माध्यम से देखते हैं, चित्र के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक में अंतर। तो ये आपका फिगर बना हुआ है, आप वीडियो को रोक करके रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक के चित्र को बना लीजिएगा, ठीक। और आपका लास्ट क्वेश्चन 10 है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका का जो नामांकित चित्र है आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसको देखते हैं। यह जो है यह टाइपिंग मिस्टेक फिर यहाँ पर चला आया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। पादप कोशिका का जो नामांकित चित्र है वो यहाँ पर है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र। आप अपना वीडियो रोक करके इसे आप लोग ध्यान से बना लीजिएगा, इसके नाम को भी देख लीजिएगा, ठीक। पादप कोशिका। इस तरह से हमारा पूरा पाठ कोशिका से अंग तंत्र पूर्ण हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।